मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के बाद हम ये सारा का सारा क्वेश्चंस वाइज अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जब मैं तो तुम्हारा टारगेट एंड्रॉइड है, लेकिन इसके बेस पे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं जावा के अंदर में, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा एक सेशंस लेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि सेम सेम नाम का फंक्शन हो और उसको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है तो उसको बोलते ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कैन ओवरलोड मेन मेथड। अब जैसे ये मेथड हमारे लिए मेन होती है, ये मेन मेथड, तो मेन मेथड ओवरलोड हो सकती है, तो उसका आंसर हम देखें यस, you can overload main method but does not execute overload main method। उसको execute नहीं कर सकते। आपको execute अगर करना, execute तो पब्लिक स्टैटिक void main वाली ही execute होगी। execute करना है तो आपको void main लग के आपको यहाँ पर कॉल अप करना पड़ेगा, तब जाके execute होगी। सिग्नेचर किसको बोलते हैं? तो सिग्नेचर का मतलब हमने जो कोई भी मेथड, हम फॉर एग्जांपल में जो भी हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, पैरामीटर होती है, तो ये आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर या रिटर्न टाइप जो भी होता है उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन द जावा। तो ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है, ये भी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो सेम फंक्शन नेम में डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। और ओवरराइडिंग, ओवररिडन होता है कि हमारा जो फंक्शंस नेम हमारा सेम होगा लेकिन क्लास अलग अलग होगा। लेकिन ओवरलोडिंग में क्या होगा, फंक्शन नेम सेम होंगे लेकिन डिफरेंस आर्ग्यूमेंट है डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन क्लास सेम होगा। ठीक है, ये वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसके अंदर में, तो फिर मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। मेथड ओवरलोडिंग का ये एग्जांपल बताया है, उसके अंदर में ये 8 और 5 हमने पास किया, ये पास किया, तो ये सेम नाम की फंक्शंस दो बार हमने डिक्लेयर की, तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। लेकिन हमारी आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट है। ओके ओके, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर में हमने सेम नेम, क्लास नेम को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। विच क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एंड ऑब्जेक्ट, हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट को वो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को पास कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। व्हाट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी होता है उसको रिलीज कर देता है, उसको छोड़ देता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये तो हमने देख ही लिया था कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर में पैरामीटर, यहाँ ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर पास किया हुआ है, तो ये पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर बोलेंगे उसको। ठीक, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ए फाइनल। ओके, फाइनल का मतलब जो होता है कि एक ही कीवर्ड के जरिए से हम यूज कर सकते हैं। देखो, व्हेन यू सेट मेथड एज अ फाइनाइट मीन यू डोंट वांट एनी क्लास टू ओवरराइड। ओवरराइड को प्रोहिबिट करने के लिए हम फाइनाइट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर टू फाइनल बिकॉज कंस्ट्रक्टर नेवल बी इनहेरिट। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता नहीं है, तो इनहेरिट वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फाइनल कीवर्ड होगा, वो कंस्ट्रक्टर के साथ में काम नहीं करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो हमने बनाया था जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं था, तो और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये एग्जांपल हम सब देख चुके हैं, इसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग ने सब दे चुके। कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है? देखो, कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का होता है, और ये मेथड के जरिए से ऑब्जेक्ट का बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, बल्कि मेथड को क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटली, मेथड इन्वोक एक्सप्लिसिटली। Constructor name must be the same name as a class name. Method name may or may not be as a class name. इसमें class name के जैसा सेम होना चाहिए। अब देखो, ऐसा हमने डायरेक्टली यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, हमने ये लिख दिया कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कि ऐसा ऑटोमेटिकली कॉल होने के पीछे का फायदा क्या है?
जैसे मैं कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर में वैल्यू को पहले से मैं डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डालनी मुझे, तो मैं ऐसी वैल्यू में डिफॉल्ट यहाँ डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, इसमें नेम आ गया, इसमें फीस आ गई। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगी। ओके, दूसरा फायदा कब किन केस में होता है कंस्ट्रक्टर का, तो मेन चीज हमको ये याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर का फायदा इस केस में ये होता है कि जब हम कौन सा कोड लिखेंगे, एप्लीकेशन क्या, कौन सा टाइप की कोड लिखेंगे, खास करके हम क्या होंगे, ऑटोमेटिकली कॉल डेटाबेस कनेक्शंस। तो डेटाबेस होगा जो उसका कनेक्शन हम क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के साथ में कनेक्शन होगा, तो हम कोडिंग इस लाइन में लिख देंगे। तो जैसे हम प्रोग्राम लोड होने से पहले बहुत सारी चीज होती है कि पहले से ये अवेलेबल होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो हम दैट बिफोर कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, उसी चीज का हम कोड उसके अंदर में लिख देंगे, जहां पर लोड होने के टाइम पर जो चीज हमको चाहिए कि भाई डेटाबेस का कनेक्शन पहले से होना चाहिए, तो डेटाबेस का कनेक्शन का कोड हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में लिख देंगे। और कुछ वैल्यू है, मान लो कि स्क्रीन गेम की स्क्रीन है, तो ये मान लो कि भाई ये पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए हमारा जो मारियो है या कोई भी हमारा गेम है, तो ये इसको एक्स वाई पोजीशन हम स्क्रीन की सेट करनी है, तो हमको फर्स्ट हम कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। तो उससे फायदा है। दूसरा कोडिंग का ये फायदा होता है कि बार बार हमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि डेटाबेस कनेक्शन है तो डॉट करके इस तरीके से डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, तो हमेशा हम कनेक्शन के लिए हमको फंक्शन को कॉल करें, तो हमको रिमाइंड रखने की जरूरत नहीं है। तो मेन चीज कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट इस लाइन में ऐसा होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। एक कंस्ट्रक्टर का डेटा दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दिया। ये हमारा S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दो चीज थी, इसका डेटा हमने यहाँ कॉपी कर दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, हाँ, इन ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग मल्टी लेवल हायरार्की, ये भी अभी आपको पढ़ाया है उसमें। फर्स्ट बेस क्लास, इसके बाद इसका डिराइव, इसके बाद इसका डिराइव, इस तरीके से सारा का कंस्ट्रक्टर में मल्टी लेवल में होगा। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कॉल होगा, इसके बाद इसका खुद का डिराइव वाला कंस्ट्रक्टर कॉल, और ये खुद का ओन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यही मैंने थ्योरेटिकल किया है कि मल्टी लेवल कॉलिंग हायरार्की इनहेरिटेंस में किस तरीके से होती है। दूसरा स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर में, तो स्टैटिक बहुत जगह पर यूज होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम स्टैटिक का, कि जैसे हमने ये कोड है कैलकुलेट सम, सॉरी ये हम ये लेते हैं काउंटर, काउंटर क्लास बनाया, इसका हमने फंक्शन बनाया और ये कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो रहा है। तो देखो इस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, अगर हम आउटपुट को डिफाइन करेंगे, ओके, 1 1 1, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंटफ में 0 था तो हमारा 1 कॉल हुआ, वापस 1 कॉल हुआ, वापस 1 कॉल हो गया। तो ये हमारा बेसिक आउटपुट हो गया। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही यहाँ पर हमने इसको फंक्शन को मेथड को कॉल कर दिया है, बराबर। तो ये कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूटिलाइजेशन था। अब हम यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं स्टैटिक का। तो स्टैटिक क्या काम करता है, देखो आउटपुट में चेंजिंग हो गया, 1 1 की जगह पर आउटपुट क्या आ गया, 1 2 और 3 आ गया। तो 1 2 3 क्यों आया, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये कॉल हुआ, तो इट प्रिजर्व द ओल्ड वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। हम स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो 0 का 1 लेगा 1, लेकिन वो ओल्ड वैल्यू को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। तो स्टैटिक का एक्चुअली क्या होता है, मेमोरी एरिया स्टोरेज का डिफरेंट एरिया में होता है। तो इसके लिए स्टैटिक होता है वो अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह में वैल्यू को स्टोर कर रहा है। देखो ये हमारा ये फिगर है, ये स्टैक मेमोरी हमारे, देखो ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारी हीप मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन स्टैटिक उससे भी हटकर अलग एरिया में स्टोर होता है, ये स्टैटिक है। ठीक है, तो स्टैटिक हमारा क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारा अलग मेमोरी एरिया में कॉलम स्टोर होने के बिना के ऊपर में वो
जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो वो ओल्ड वैल्यू को प्रिजर्व रखेगा। मतलब काउंट है तो मान लो कि काउंट की वैल्यू को 0, फिर नेक्स्ट टाइम में इसको 1 2 3 वो कॉमन मेमोरी एरिया में नहीं रखेगा, वो उससे भी हटकर दूसरा मेमोरी में स्टोर होगा। तो वो क्लास एरिया में स्टोर होता है स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो ये स्टैटिक कीवर्ड, ये हमारा ये आ गया हीप मेमोरी। रन टाइम में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर होती है वो हीप मेमोरी में स्टोर होती है। और स्टैटिक हमारा किस तरीके से स्टोर करता है, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल हम मेंबर वेरिएबल, ये तो हमारा नॉर्मल हमने यहाँ पर क्लास का यहाँ का कॉलिंग करके हमने चेक किया कि इसकी वैल्यू में ओल्ड वैल्यू प्रिजर्व करता है कि नहीं करता। अब दूसरा हेल्पफुल यूज क्या है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी कॉलेज का नाम ITS है, और वो कॉलेज के ये मुझे डिफाइन करना होता है। तो स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज ITS मुझे जब भी कॉल करना है, तो दैट मीन्स ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज कॉमन होगी, है ना। तो जैसे मेरा ये स्टूडेंट का नाम क्या हो गया, 1 करण, 2 आर्यन, तो ये कंस्ट्रक्टर को उसने कॉल कर दिया। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्टर था, तो ये इसने कॉल कर दिया, इसको 2 वैल्यू मिल गई। लेकिन दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज कौन सी, ITS कॉलेज कॉमन हर एक, तो उसके लिए हम ये वेरिएबल नहीं लेंगे, उसको डिफाइन कर देंगे कॉमन, क्योंकि वो कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑल्ड तो इस देखो, अब ये S1 डॉट डिस्प्ले करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली वो क्या वैल्यू ले देता है, ITS ही ले लेगा, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज करके क्या लिख दिया है, ITS लिख दिया है। तो शेयर टू ऑल द ऑब्जेक्ट, उसकी क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, हर एक को वो शेयर करेगा। तो मेमोरी कंजप्शन नहीं होगी, हर एक के लिए अलग अलग, कॉलेज का नाम के लिए अलग अलग वैल्यू लेने के लिए मेमोरी हमारी कंजप्शंस नहीं होती। ओके, तो ये मेमोरी हमारी कंजप्शन नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट है कि हमारा ये वो रोक देता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर बाय स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल होता है इस तरीके से, स्टैटिक मेथड भी होती है। ओके, ये हमने यहाँ डिफाइन किया, तो ये सब जगह पर ये हमारा कॉल होगी। देखो स्टैटिक मेथड हमने स्टैटिक कीवर्ड के जरिए से यहाँ डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो ये हमारी स्टैटिक मेथड होगी, स्टैटिक वॉइड चेंज, और ये हमारी स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो ये जो मेथड है वो स्टैटिक वेरिएबल पर ही काम करेगी। तो ये टर्म्स आप याद रखना कि स्टैटिक जो मेथड होती है, स्टैटिक स्टैटिक मेथड ऑलवेज स्टैटिक, सॉरी वेरिएबल, ये ऑलवेज भी स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल का यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। इसके सिवाय वो डायरेक्टली कॉल आउट नहीं होता वो। तो इसमें हमने देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखा, तो ये मेथड हमने चेंज की, और मेथड के अंदर में ये ये वेरिएबल भी कौन सा लिखा हमने, कॉलेज ही लिखा, ठीक है। तो हमने जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट डॉट 1 डॉट चेंज मेथड को कॉल किया, तो उसने क्या करा, चेंज को ये वैल्यू को हटाकर नई वैल्यू उसमें डाल दी। तो ये डालने के बाद वो क्या हो गया कि हमारी वैल्यू ये वाला था BPDIT, तो सब जगह पर एक साथ में नाम रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, so this was the demonstration of static with static method. Okay, हाँ, स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ यूज नहीं हो सकता। ओके, दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज ऑन स्टैटिक। दिस कीवर्ड और जो सुपर कीवर्ड है वो भी स्टैटिक्स में काम नहीं करेगा। तो हमारा बेसिक ही एग्जांपल था कि स्टैटिक किस तरीके के, स्टैटिक की लिमिटेशंस क्या है, ये भी वाइवा में अगर आपको पूछ लेते तो आपको आना चाहिए कि स्टैटिक का लिमिटेशंस क्या रहेगा। तो स्टैटिक ओनली वर्क विद द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एंड स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस की बात में आते हैं। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है स्टैटिक में, जैसे हम ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्टैटिक क्यों लिखते हैं, ये बताओ। अब मैंने स्टैटिक का टर्म्स तो आपको समझा दिया, लेकिन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते, अगर ये नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको थोड़ा टाइम देता हूं,
वो आप ढूंढ के लाए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। ओके, तो स्टैटिक का मैकेनिज्म आप समझे हैं, तो फिर हम इसमें मेन का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड। ओके, तो स्टैटिक मेथड में ये तीन चीजें याद रखने की है। स्टैटिक मेथड बिलोंग टू क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। मेथड इन्वॉल्व विदाउट नीड ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट बिना भी ऑटोमेटिकली स्टैटिक मेथड क्या हो सकती है, इन्वॉक हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर स्टैटिक हमने कॉल किया कैलकुलेशंस, अब क्यू क्लास का नाम दे दिया और क्यूब करके हमने डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को कॉल कर दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया फिर भी स्टैटिक मेथड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड कॉल हो सकती है। तो अब ये देखो कि हम पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड हमारे लिए मस्ट है, फर्जियात है। हाँ, क्यों कि ये मेन मेथड को जब क्लास कॉल करेगा तो क्लास सब क्लास लोडर होगा, उसको क्लास का नाम चाहिएगा तो वो फर्स्ट क्लास लोडर को कॉल करेगा, फिर जो वहां का कंपाइलर होगा डायरेक्ट मेन मेथड को कॉल करेगा। तो क्योंकि उप्स का कंसेप्ट आ जाता है, देखो ये मेन मेथड भी क्लास के अंदर है। उप्स का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो उन दैट सिचुएशंस में हमको डायरेक्टली क्लास नेम देंगे और हम लिखेंगे फंक्शंस का नाम। तो हम इस केस के अंदर में हम लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हम डायरेक्टली इसके अंदर में जो है मेथड को हम क्या कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया कि स्टैटिक जो मेथड होती है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इन्वॉक हो जाती है। डायरेक्टली हम इसको कॉल अप कर लेते हैं, डायरेक्टली इसको रन आउट कर देते हैं। तो कंपलसरी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे तो कंपाइलर को क्या होगा कि वो डायरेक्टली क्लास का नाम को क्लास लोडर लोड करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्लास का नाम के बाद दो डॉट मेन मेथड को डायरेक्ट कॉल कर देगा। तो उसको मेन मेथड के कॉल करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम कंपलसरी डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को। ओके ओके, तो ये सारी चीजें थी स्टैटिक के बारे में। अब इसके थ्रू हम ये हमारा जब स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो नॉन स्टैटिक डेटा हो गया हमारा। ओके, लेकिन हम दूसरी भी चीज याद रखेंगे, दीज ने सुपर कीवर्ड दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। तो ये चीज आज के क्लास में है। फिर आगे हमारा थियोरिटिकल पोर्शंस नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।